नमस्कार। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमने ढेर सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए। उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो आपको आज मिलने जा रहा है, जिसका ये आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यहाँ ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर स्टैट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन मुश्किल भी हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इनके प्रमुख क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे फार्मूला पूछा गया है और सबसे पहला फार्मूला पूछा है मीन डिविएशन का। मीन ऑब्जर्वेशनल मीन है, उससे आपका डेटा कितना दूर है, यानी आप कैसे निकालते हो एक्स माइनस एक्स बार और डिवाइडेड बाई एन से आप ये करते हो। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो आप जो है मीन डिविएशन के स्क्वायर रूट निकालते हो और यह जो है तो इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा ये अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की बात किया जाए तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ सिग्मा डिवाइडेड बाई ये एक्स बार यानी समानांतर माध्य और मल्टीप्लाई बाई 100, या रिलेटिव मेजर्स है डिस्पर्सन का। और वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस आप जानते हो कि यह जो है सिग्मा का स्क्वायर देखने को मिलेगा। इस हिसाब से ए का आपने मिलाया 3, बी को आपने किया 1, सी को आपने किया 2 और डी को 4, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आज के क्वेश्चन थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलेंगे, थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा जाए बट आप कर लोगे। यहाँ पर ये पूछा गया था वैल्यू ऑफ मोड कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली यूजिंग हिस्टोग्राम। मोड को आप हिस्टोग्राम के माध्यम से निकाल सकते हो। ये आपने देखा है कि बिल्कुल आप हिस्टोग्राम से जो है ये जो मॉडल क्लास होती है उसको जो है आप निकालते हो। फिर कह रहा है अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ये दूसरी बात भी जो है बिल्कुल आपको यहाँ पर सही कहा गया है, यानी अगर आप देखोगे तो यह फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए ये दिखाता है। इसी कारण से इसको ग्राफिकली जो है डिटरमाइन करना पॉसिबल होता है। ठीक, तो यह जो है ये दोनों सही भी है। और अगर आप देखोगे कि हिस्टोग्राम जो है ये इनके बारे में एड ऑन कर रहा है अगला, इसलिए जो है एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इफ़ इन अ मैंडेटरी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 30, मोड इज 24, फाइंड द मीडियन। अब देखिए ये मैंने आपको इसके बारे में एक फार्मूला पढ़ाया होगा, आपको याद होगा कि इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड, सॉरी 2 मीन। अब इस पे आपको फार्मूला जो दिया है उसको आपको पुट कर देना है। यहाँ 24 रखे आपने, 3 गुणे आपको जो है मीडियन नहीं दिया गया है, इसके जगह पे एक्स ही आप मान लो, और फिर जो है -2 इंटू यहाँ पर 30। अब ये देखोगे 24 यहाँ पर है और ये आकर के इसमें से हाँ ये 60 ये जो है यहाँ ऐड होगा और डिवाइडेड बाई ये 3x। अब ये 3 से यहाँ पर डिवाइड करोगे 84 को, तो 84 को जो ही 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 28, यानी 84/3 कितना हो जाएगा, 28। तो 28 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कूनेस। स्कूनेस के बारे में हमने चर्चा आपसे किया था कि स्कूनेस जो है पॉजिटिव स्कूनेस हो सकता है, नेगेटिव स्कूनेस हो सकता है और जीरो एक स्कूनेस हो सकता है। यानी अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे कि अगर जो है ये मीन और इक्वल टू हो जाए मीडियन और इक्वल टू हो मोड, तो यहाँ पर कोई भी ये स्कूनेस नहीं देखने को मिलेगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी स्कूनेस जीरो होगा और ये सिमेट्रिकल होगा। तो ये बात सही कह रहा है कि ये इफ़ स्कूनेस इज जीरो द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। दूसरा यहाँ पर दिया है इन अ पॉजिटिव स्कूनेस डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन इज ग्रेटर दैन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर दैन मोड। बिल्कुल ये भी बात सही कर रहा है। और यह जो आप इसका ग्राफ बनाते हो तो यह लेफ्ट साइड में जो है आप
इसका जो है टेल लंबा करते हो, ये नेगेटिव यह जो है स्कूनेस का, और पॉजिटिव का आप बनाते हो तो आप राइट साइड में जो है इसके टेल को लंबा करते हो, ये आपको याद होगा। ठीक। फिर कह रहे हैं निगेटिव ये इसको वो डिस्ट्रीब्यूशन द टेल इज एक्सटेंडेड टुवर्ड द लेफ्ट, ये भी बात सही है, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये मैंने जानबूझ करके ये स्टेटमेंट सही यहाँ रखे हुए हैं ताकि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो पॉजिटिव स्कूनेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन ग्रेटर दैन मीडियन ग्रेटर दैन मोड होगा, और अगर जो है नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, मीन इज लेस दैन मीडियन एंड मीडियन इज लेस दैन मोड, यानी सबसे छोटा होगा मीन, उससे थोड़ा सा बड़ा मीडियन, और उस सबसे बड़ा जो है मोड देखने को मिलेगा। और यह जो है लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, और पॉजिटिव स्कूनेस के अंदर जो है राइट साइड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ प्रश्न पूछा हुआ है विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, विचलन का कौन सा मापक के इकाई से स्वतंत्र होता है। तो जो भी अगर आप देखोगे जो रिलेटिव मेजर्स होगा जिसके अंदर सेम जो है यूनिट हो जाएंगे वहाँ पर, तो अगर आप यह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर निकालते हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीबी अगर आप निकालते हो, तो इसका ये फार्मूला होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और दोनों का जो है यूनिट कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो यह क्या हो जाएगा, ये रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, विचरण गुणांक जो होता है ये इकाई से स्वतंत्र होता है। ठीक है। तो यह जो है इसी कारण से यहाँ पर अलग अलग तरह के डेटाबेस अगर हों तो इसकी जो है यहाँ पर वेरिएबिलिटी कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस का। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अगर यहाँ पर ये सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कहाँ होता है, जहाँ बहुत रेयरली घटनाएं होती है, यानी अगर हम देखें तो हमारी जो टोटल यह जो है इंसिडेंट है वो टेंस टू इनफाइनाइट देखने को मिलेगा, और हमारे जो फेवरेबल इवेंट होते हैं वो टेंस टू जीरो की तरफ आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसको बात किया था। और इस मामले में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर मीन जो होगा वह जो है वेरिएंस के बराबर होगा। यहाँ पर मीन जो है वेरिएंस का बराबर होगा, और यह जो है ये जो अकरेंस ऑफ रेयर ये इंसिडेंट होगा वो उसके बराबर है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यह जो है यहाँ पर इसकी ये इम्पोर्टेंट जो है फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मीन और वेरिएंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का द एरिया कवर्ड बिटवीन अ प्लस एंड माइनस 2 सिग्मा इज अप्रोक्सीमेटली, सामान्य वितरण वक्र में मीन से अगर 2 सिग्मा के डिविएशन देखने को मिले, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हो तो कितने एरिया को कवर करता है। तो ये अगर हम बात करें तो देखो इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप +-1 यह जो है स्टैंडर्ड डिविएशन होता है तो 68.2% डेटा जो है इसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर अगर यहाँ पर यह जो है प्लस माइनस जो है 2 सिग्मा अगर होगा तो 95 ये 0.45% जो है डेटा इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और अगर मीन डिविएशन से यह जो है स्टैंडर्ड डिविएशन जो है +-3 सिग्मा हो तो 99 पॉइंट जो है 73 डेटा जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर यह +2 सिग्मा के बराबर हो तो कितने डेटा इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पर 95.45% डेटा इसके अंदर कवर होते हुए दिखेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला का ही क्वेश्चन है। और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मीन की अगर बात किया जाए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन हम कैसे निकालते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन होता है जो नंबर ऑफ अकरेंस है और जो हमारे फेवरेबल इवेंट हैं उसके मल्टीप्लाई करने पे, यानी एन इंटू जो है पी आपको देखने को मिलेगा। तो मीन क्या हो जाएगा, एन इंटू पी। वेरिएंस अगर देखने को मिला जाए तो जो
हमारे नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स हैं प्लस उसमें मल्टीप्लाई करते हैं फेवरेबल इवेंट का, और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे जो सक्सेस के अलावा अनसक्सेस हैं, यानी जो क्यू है, तो यानी एन पी और क्यू में जो है ये वेरिएंस आपको देखने को मिलेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस के जो है स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट जो है एन पी क्यू देखने को मिलेगा। यानी पहले को आपने 2 से मिलाया, दूसरे को बी को आपने 1 से मिलाया, और फिर सी को आपने थर्ड से मिलाया, यानी ऑप्शन ए आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया होगा, अगर आप पेड बैच से होंगे तो आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, या प्रैक्टिकल में आपने चाहे क्रैश कोर्स में हो तो भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन, दिक्कत होगा तो घबराइएगा नहीं, अभी आप क्वेश्चन को देख लीजिए। बहुत जल्द जो है यूट्यूब पे इसकी मैराथन भी आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, यह जो है यहाँ पर ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। तो ये बात जो है बिल्कुल ये सही है, क्योंकि इसके वेरिएबल्स जो है इनफाइनाइट वैल्यू के ले सकते हैं। दूसरा कह रहा है, इट इज़ यूज टू डिस्क्रीट वेरिएशन लाइक अ नंबर ऑफ हेड इन अ क्वांट। यहाँ पर जो है, अब देखो हेड एंड टेल अगर आप देखते हो क्वाइन करने का, तो ये डिस्क्रीट वैल्यू है, क्योंकि इसमें या तो हेड आएगा यहाँ पर, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड एक पे आएगा एक टेल पे एक टेल आएगा। जबकि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी के अंदर जैसे एंगल आपको दिखाना हो कि यह जो है यहाँ पर, या फिर दशमलव में दिखाना है 3.5, ये 6.4, तो यह जो है यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है, यानी असर्शन सही है, और यह जो है रीजन क्या है, फॉल्स है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसके अंतर्गत, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच सैम्पलिंग मेथड इंश्योर दैट एवरी यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन। इसमें कौन सी यह जो है सैम्पलिंग होती है जिसके अंदर सभी को इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलती है, यानी प्रोबेबल सैम्पलिंग का ये एग्जांपल है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है, इसमें सभी के लिए सुनिश्चित होता है कि आपके पूरे पॉपुलेशन, पूरे यूनिवर्स के अंदर ये कोई भी यह जो है रैंडमली सेलेक्ट हो सकता है, यानी कोई भी सैंपल हो सकता है। तो ये रैंडम सैंपल से यह जो है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत इसको देखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट दिए गए हैं और उसकी जो है पर्पस दिए गए हैं। जैसे टी टेस्ट दिया गया है, टी टेस्ट का उपयोग आप तब करते हो जब सैंपल साइज जो है ये 30 से छोटा आपको देखने को मिले। अगर यह 30 से छोटा सैंपल साइज है तो आप तो ये स्मॉल सैंपल साइज के लिए आप यूज करते हो। अगर मान लीजिए कि सैंपल साइज 30 से बड़ा होगा, तो उस मामले में जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पर लार्ज सैंपल साइज के लिए आप जेड टेस्ट यूज करते हो, तो आप जेड टेस्ट को जो है लार्ज सैंपल साइज के साथ आप मैच कर दोगे। जो काई स्क्वायर टेस्ट है, इसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और एफ टेस्ट जो है इसको एनोवा टेस्ट के रूप में माना जाता है। तो यह कंपेरिजन करने के लिए यहाँ पर एफ टेस्ट का उपयोग होता है। जब 3 से अधिक ग्रुप हों और वहाँ पर उसके इनके साथ कंपैरिजन करना हो, तब एनोवा टेस्ट का उपयोग होता है। ठीक, तो यहाँ पर एफ टेस्ट या एनोवा टेस्ट होते हैं, वो कंपेयर करने के लिए होते हैं। टी टेस्ट होता है जब सैंपल साइज हमारा 30 से छोटा हो, तब हमें यहाँ पर टी टेस्ट लगाते हैं। जब सैंपल साइज 30 से बड़ा हो तो हम उसके जगह पे यहाँ पर जेड टेस्ट लगाते हैं। और ये अकाई स्क्वायर टेस्ट को हम जो है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए का हो जाएगा आपका 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी ए आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नल हाइपोथेसिस के बारे में, कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। दो तरह के हाइपोथेसिस आपको देखने को मिलते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है और दूसरा जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखने को मिलता है। नल हाइपोथेसिस मानता है कि पॉपुलेशन में आप कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखते हो, तो कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं है, या फिर इसका हम ये कहें कि कोई भी इस तरह के रिलेशनशिप नहीं है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस क्या करना चाह रहा है कि इसमें किसी तरह की जो है, ये अगर आप देखोगे तो ये क्या मानता है
कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, बिल्कुल नहीं। देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ये ये टू वेरिएबल्स, ये मानता है कि किसी भी तरह का दोनों में अंतर नहीं है, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पूछा गया है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा कैसे होंगे, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग किया जाएगा अगर यहाँ पर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है, या फिर डेटा जो है ऑर्डिनल है या नॉमिनल स्केल पे है तब इसका उपयोग किया जाता है, या सैंपल साइज बहुत छोटा होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। जिसके अंदर अगर नॉन पैरामेट्रिक में आप देखोगे तो जैसे मान विटली टेस्ट आ जाएगा, क्रुस्कल वालिस टेस्ट आ जाएगा, या स्पियर्समैन का रैंक कोरिलेशन वाला टेस्ट आ जाएगा। तो यह जो है आपको क्या हो जाएगा, अगर डेटा जो है ये यहाँ पर ये हम क्या बोलेंगे कि अगर नॉर्मल हो या नॉमिनल हो या ऑर्डिनल डेटा होगा तब इसका हम उपयोग करते हैं, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है व्हेन वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन द कोरिलेशन इज। अगर दो वेरिएबल्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। मतलब एक के वृद्धि के कारण से दूसरे में अगर कमी होती है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है उसका डिमांड कम होता है, तो यह निगेटिव कोरिलेशन के रूप में इसको जाना जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों एक साथ बढ़ते हैं, निगेटिव कोरिलेशन में एक बढ़ने से दूसरा घटता है। और अगर इस तरह के बिना कोई लीनियर पैटर्न बनाए रहे तो इसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन। इसको हम आर से सूचित करते हैं। अगर आर इक्वल टू +1 होगा तो ये परफेक्ट, यह जो है पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। आर इक्वल टू -1 होगा तो ये परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होगा। और आर की वैल्यू अगर 0 होगी तो यह नो कोरिलेशन को दिखाएगा। आगे चलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज कैलकुलेटेड एज। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी निर्धारण गुणांक को किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं आर स्क्वायर से। इसका फार्मूला होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स को आर स्क्वायर, यानी हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को किस तरह से ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये यहाँ पर इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर। चलो अगला, यहाँ पर रिग्रेशन लाइन से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। इन रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बी रिप्रेजेंट। जो रिग्रेशन लाइन है यहाँ पर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, उसमें b क्या दिखाता है। रिग्रेशन लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर ये देखिए, इसके अंदर अगर y की बात किया जाए तो y यहाँ पर क्या होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स देखने को मिलेगा। x क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा। फिर उसके बाद जो है अगर ए को बात करें तो ये क्या दिखा रहा है, इंटरसेप्शन को दिखा रहा है। और अगर यहाँ पर बी की बात करें तो ये स्लोप ऑफ का यह जो है लाइन को दिखाता है। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ बी पूछा गया है तो ये स्लोप ऑफ लाइन को दिखाने के काम करता है। ठीक, इंटरसेप्ट को अगर पूछा होता तो ये बताते, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स पूछा होता तो हम वाई बताते। तो ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, विच मैप इज बेस्ट सुटेड टू शो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाने के लिए या लिटरेसी रेट दिखाने के लिए, क्राइम रेट को दिखाने के लिए सबसे बेहतर जो है मैप कौन होता है, कोरोप्लिस मैप होता है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर पॉपुलेशन अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता तो आप डॉट मैप को बताते। डॉट मैप जो है इसके लिए ये यूज होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा हुआ है, फॉर रिप्रेजेंटिंग द विंड डायरेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस वी यूज। किसी विशेष स्थान के हवा की दिशा को दिखाने के लिए आप क्या यूज करते हो। अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप विंड रोज डायग्राम का यूज करते हो, जहाँ पर विंड फ्रीक्वेंसी दिखाना हो और विंड डायरेक्शन को दिखाना है। तो ये क्या हो जाएगा, विंड रोज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लाइमोग्राफ के अंतर्गत जो है आपको मैंने ये चर्चा किया है। क्लाइमोग्राफ और यह हिदर ग्राफ के या ग्रिफिक टेलर द्वारा दिया गया था, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो अगर लॉरेंज वक्र की बात करें तो हम इनइक्वालिटीज़ को मापने के लिए, असमानताओं को मापने के लिए जो है लॉरेंज कर्व का उपयोग करते हैं। जहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम अगर दिखाना हो तो पॉपुलेशन परसेंटेज को दिखाते हैं,
या पॉपुलेशन परसेंटेज को, और वाई एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो ये इनकम के परसेंटेज को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना हो तो एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन, वाई एक्सिस पे इनकम को दिखाते हैं। इसमें जो भी नॉर्मल ये जो है कर्व आपको देखने को मिलेगा 45 डिग्री के, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यह लाइन देखने को मिलेगा, उससे जितनी ज़्यादा जो है कर्व की दूरी होती है उतना ज़्यादा जो है इनइक्वालिटीज़ मानी जाती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपकी कुछ कंडीशंस दिए गए हैं और उससे जो है आपके मैच द फॉलोइंग पूछा हुआ है। जैसे स्टूडेंट टी टेस्ट, तो टी टेस्ट का जनरली हम तब यूज करते हैं जब सैंपल साइज हमारा छोटा हो, यानी एन की वैल्यू अगर आप देखोगे और 30 से अगर कम हो तब हम इसके लिए उपयोग करते हैं। तो इसको हम मैच कराएंगे पहले से, यानी स्टूडेंट टी टेस्ट की अगर बात करें तो यह जो है वेरिएंस इज अननोन और एन इज़ लेस दैन 30 अगर होगा तो हम स्टूडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। एफ टेस्ट जो को एनोवा टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो यह अगर आप देखोगे एफ टेस्ट या अनोवा टेस्ट का उपयोग जो है हम तब करते हैं जब हमको ये पॉपुलेशन साइज में कंपेयर करना होता है। तो हम जो है ये सॉरी यहाँ पर हाँ, जब पॉपुलेशन साइज में कंपेयर करना होता है दो मोर सैंपल मीन्स के अंतर्गत तो हम एफ टेस्ट लगाते हैं। जेड टेस्ट तब यूज करते हैं जब हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो, यानी जो नंबर ऑफ़ सैंपल हैं वो 30 से बड़ा होता है, तो हम टी टेस्ट के जगह पे हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, जेड टेस्ट यूज करते हैं। और काई स्क्वायर टेस्ट जो है हम तब यूज करते हैं जब गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जब हमको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी वगैरह निकालना होता है तब इसका यूपी यह जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो यह जो है हम यहाँ पर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करने के लिए इसका उपयोग करेंगे, यानी काई स्क्वायर टेस्ट का। तो इसका आप देखोगे स्टूडेंट टी टेस्ट को हमने 1 से मिलाया और जेड टेस्ट को हमने 3 से मिलाया, और यह एफ टेस्ट को हम 2 सैंपल्स को अगर कंपैरिजन करना हो, एनोवा टेस्ट या एफ टेस्ट दोनों ये, और काई स्क्वायर टेस्ट को जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कंपेयर करना हो, तो मतलब कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंस लेवल्स के बारे में बात करता है। एक ये शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है जब गणना किया गया मान तालिका मान से कम होता है, यानी रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन अ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस दैन द टेबल वैल्यू। यहाँ पर वो उसकी जो यह जो है कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम है टेबल वैल्यू से और वह रिजेक्ट करने में असफल रहता है। अगर यहाँ पर पी की वैल्यू जो है ये आपके लेस दैन 5% से ये कम हो तो आप जो है यहाँ पर क्या करते हैं, एच जीरो को आप रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने कुछ गलत डिसीजन लिया, क्योंकि ये 5% का तो यह इरर अलाउ किया गया था। तो यह जो है पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि यह गलत तरीके से उसने रिजेक्ट किया। दूसरा कह रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ऑफ टाइप 1 एरर। तो इस तरह के यह जो है रिजेक्शन को हम टाइप 1 एरर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी अगर ये नल हाइपोथेसिस आपका सही हो और नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते हो तो यह जो है टाइप 1 एरर को दर्शाता है, मतलब दोनों सही हैं और फिर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यह जो है ए का आपका यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि यह नल हाइपोथेसिस को हम गलत तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं, इसी कारण से टाइप 1 एरर। अगर नल हाइपोथेसिस गलत होता और उसको हम स्वीकार कर लेते तब यह टाइप 2 एरर के रूप में माना जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ काई स्क्वायर टेस्ट इज 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है और ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना हो तो देखिए यहाँ पर रो और कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पर 2 × 2 दिया हुआ है, यानी यह रो हो गया ये कॉलम हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी डी एफ अगर निकालना हो तो हम इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यह रो -1 मल्टीप्लाई बाई यह जो है यहाँ पर कॉलम -1। तो रो -1 यानी 2 है तो 2 - 1, और यह जो है मल्टीप्लाई बाई 2 - 1 क्योंकि कॉलम भी 2 है।
तो एक और एक यहाँ बचा, एक और एक आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ जो है फ्रीडम इसी तरह से निकालते हैं, रो -1 मल्टीप्लाई बाई कॉम, यह जो है कॉलम -1। ठीक, तो इसको आप जो है याद रखिएगा। इसके काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर जो है डीएफ की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इसमें से कौन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो यह जो है यहाँ पर क्रुस्कल वालिस टेस्ट, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जांपल है। मान ये विटेल्सकी यू टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जांपल देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो बिल्सन जो है ये साइन रैंक टेस्ट जो है ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। जबकि पेयर टी टेस्ट जो है ये पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो ये किस तरह का टेस्ट का एग्जाम्पल है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट का ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो अगर हम 3 को छोड़ दें तो 3 इसमें है, तो ये छोड़ने के बाद सी आपका यह जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वन टेल टेस्ट इज यूज व्हेन अ हाइपोथेसिस इज, एक पूक्षीय परीक्षण जो है तब उपयोग किया जाता है जब परिकल्पना कैसी होती है। तो सिंपल सी बात है, जब भी परिकल्पना जो है दिशात्मक यानी डायरेक्शनल हो, यानी यह ए इज ग्रेटर देन बी अगर हो, इस तरह की कोई ये कंडीशन देखने को मिले तो वहाँ पर एक पुक्षीय जो है टेल टेस्ट का उपयोग करते हैं, डायरेक्शनल डेटा के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अगर, तो यह अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। लिस्ट 1 दिया गया और लिस्ट 2 दिया गया और ये फिर जो है इसकी मैच करने की बात की जा रही है। सबसे पहले दिया है सैम्पलिंग एरर जो है, ये सैम्पलिंग एरर तब होता है जब पैरामीटर और यह जो है स्टैटिक्स के बीच डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, तो फिर यह सैम्पलिंग एरर के बीच यह जो है त्रुटि माना जाता है। फिर उसके बाद अगर नॉन सैम्पलिंग एरर यह तब माना जाता है जब डेटा कलेक्शन के समय ये एरर हो, तो नॉन यह जो है ये नॉन सैम्पलिंग एरर माना जाता है। और स्टैंडर्ड एरर तब माना जाता है जब स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये हो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है विच डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ फेनोमेना लाइक ओनरशिप एंड ये ओवर स्पेस, यानी अंतरिक्ष में किसी घटना या भूमि के केंद्रण को दिखाने के लिए किस तरह की आरक्षण का ये किस तरह के आरेख का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जो है लॉरेंज कर्व का आप उपयोग करते हो, तो इसके आंसर जो है क्या हो जाएगा, लॉरेंज कर्व आपको हो जाएगा। जहाँ भी इनइक्वालिटीज और कंसंट्रेशन को दिखाना होता है आप लॉरेंज कर्व का यूज करते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूछा हुआ है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज द क्वासी रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को हम क्वासी रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम जो है एक निश्चित अंतराल पे जो है अपने सैंपल को चुनते हैं। तो ये बिल्कुल जो है सही बात है। फिर कह रहा है कि वंस द फर्स्ट यूनिट इज सेलेक्टेड रैंडमली द रेस्ट ऑफ यूनिट आज सेलेक्टेड एट अ फिक्स इंटरवल, बिल्कुल बात सही है। पहले को हम जो है रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक नियमित इंटरवल पे सेलेक्ट करते हैं, इसी कारण से इसको सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोला जाता है। तो ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, क्योंकि असर्शन में ही कुछ एड ऑन कर रहा है आपका रीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया है गिनी कोफिशिएंट इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, गिनी गुणांक को किससे प्राप्त किया जाता है। तो गिनी कोफिशिएंट को हम लॉरेंज कर्व से निकालते हैं। लॉरेंज कर्व से ये अगर मान लीजिए कि यह जो है मान लीजिए इक्वालिटी लाइन है और यह हमारा जो है कर्व है, तो इस एरिया को अगर हम कहें ए और इसको बी, तो गिनी कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं। गिनी कोफिशिएंट जो है अगर यहाँ पर निकालना हो तो हम इसको निकालेंगे एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, एरिया ऑफ ए और बी, ये जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यह जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, निम्नलिखित में कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की विधि नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग, ये जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, तो जो जजमेंटल सैम्पलिंग आप देखोगे ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल है। तो यह जो है जजमेंटल सैम्पलिंग क्या है, पहले से ही आप जो है किसी निर्णय को मन में अवधारणा बैठा करके आप सैम्पलिंग कर रहे हो, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने देखने को मिलेगा, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज द डैश मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। सहसंबंध गुणांक जो है वो दो प्रतिगमन गुणांक की किस तरह की माध्य होती है, किस तरह की मीन वैल्यू होती है। तो अगर आप देखोगे तो ये ज्योमेट्रिक मीन होती है। यानी अगर आप ये देखें, दो अगर रिग्रेशन लाइन है, मान लीजिए कि एक रिग्रेशन लाइन हमारे पास है, ये आर इक्वल टू जो है यहाँ पर बी एक्स है, ये बी एक्स है और वाई, और दूसरा जो है यहाँ पर ये हमारे पास है बी वाई एक्स। तो हमको जब यहाँ पर ये सहसंबंध गुणांक निकालना होगा तो हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देंगे। मतलब ये क्या कर रहा है, ये ज्योमेट्रिक जो है मीन को बता रहा है। तो जो रिग्रेशन, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, ये दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिकल मीन होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। मैच कराने के लिए दिया गया है यहाँ पर कुछ कोरिलेशंस के वैल्यूज दिए गए हैं और उससे आपको मैच कराना है। जैसे परफेक्ट पॉजिटिव के लिए आपको दिया गया है, तो ये जब आर की वैल्यू +1 होती है परफेक्ट को, यह जो है पॉजिटिव होता है। जब आर की वैल्यू -1 होती है परफेक्ट नेगेटिव होता है, और जब आर की वैल्यू 0 होती है नो कोरिलेशन होता है। तो यह जो है ए को हमने मिलाया 3 से, बी को मिलाया 1 से, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक रिग्रेशन लाइन दिया गया है और उसमें वैल्यू पुट करने पे वाई की वैल्यू को आपसे पूछा गया है। जैसे रिग्रेशन लाइन दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, रिग्रेशन लाइन दिया गया है y इक्वल टू 5 प्लस 0.5x, और यहाँ पर x की वैल्यू दिया गया है। तो ये 5 प्लस 0.5 और x की वैल्यू 10 दिया गया है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारा कितना मिलेगा, 10 हो जाएगा, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है। रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ मीन x एंड मीन y। रिग्रेशन लाइन जो होती है वो x के मीन पे और y के मीन पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक, दूसरा कह रहा है इफ़ r इक्वल टू प्लस एंड -1, तो दो प्रतिगमन रेखाएं जो है ओवरलैप करेगी। ये दोनों जो है बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर रिग्रेशन की वैल्यू अगर +1 या -1 देखने को मिलेगी तो ये परफेक्ट निगेटिव होगी या परफेक्ट पॉजिटिव होगी। तो इस मामले में आप जो रिग्रेशन लाइन देखोगे, ये या दोनों लाइन या तो इस पे होगी या दोनों लाइन निगेटिव होगा तो इस पे होगी। तो यह दोनों बात जो है ये आपको ये सही कर रहा है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको सही नज़र आएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ डेटा। स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध का उपयोग किस प्रकार के डेटा के लिए किया जाता है। तो यह जो है स्पीयर्समैन का रैंक कोरिलेशन, ये ऑर्डिनल डेटा के लिए, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो ये किस तरह के डेटा के लिए किया जाएगा, ऑर्डिनल, यानी यह जो है ये आप देखोगे क्वालिटेटिव डेटा के लिए यह जो है किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑर्डिनल डेटा के लिए ये आपको ध्यान में रखना है। ये आज जो है हम आपको यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा अगर वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में भी दिक्कत होगी। तो और थोड़ा सा आज कुछ ज़्यादा थकान भी है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, और ढेर सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह के हम लोग जो है करते जाएंगे, और आपके एग्ज़ाम के पहले सभी यूनिट से जो है इस तरह के क्वेश्चंस को हम कराते रहेंगे। ठीक, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन ये वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।